गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को बहुत दिन के बाद दिखाई दे रहे हैं इस चैनल में वीडियो के माध्यम से। और कल हमने देखा बहुत से बच्चों ने कमेंट किया था। हम बहुत दिन के बाद कल अपना कमेंट पढ़ रहे थे तो बहुत से बच्चों ने कमेंट किया था कि सर जो 10 क्वेश्चन की चर्चा बार बार कर रहे थे उसका एक वीडियो बना दीजिए। और बहुत पहले का ये सब कमेंट था, पुराना कमेंट था, लेकिन हमने कभी नोटिस नहीं किया था, ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अब हम लोग जो है आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कौन कौन से टॉपिक हम लोग पढ़ करके एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं। चूँकि समय बहुत कम बचा हुआ है इंटर का, आज से अप्रॉक्स 18 दिन का समय बचा हुआ है आप लोगों को। तो हम आपको ये बताने वाले हैं आज के इस वीडियो में कि कौन कौन सी टॉपिक की तैयारी आप करें तो कम समय में आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं, बेहतर नंबर ला सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आपको अपने एग्जाम की तैयारी 100 नंबर की नहीं करनी है। ये सबसे पहला आप लोग ध्यान रखें कि 100 नंबर की तैयारी कभी भी नहीं करनी है। 25 नंबर लगभग आपको प्रैक्टिकल से मिलेगा, 25 कम से कम मिलेगा तो 22 मिलेगा, नहीं तो 25 नंबर का प्रैक्टिकल से आपको मिल जाएगा नंबर, 25 नंबर। इसके बाद 70 नंबर का थ्योरी आपका एग्जाम होने वाला है, 70 नंबर का थ्योरी का एग्जाम होने वाला है। तो हम सब लोगों से यही कहेंगे कि 70 में 35 चूंकि आपका ऑब्जेक्टिव 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, तो सभी स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव को 100% पकड़ेंगे। और ऑब्जेक्टिव को 100% पकड़ने में कोई ज्यादा परेशानी भी नहीं है, क्योंकि 70 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, उसमें से हमें 35 ऑब्जेक्टिव को ही टिक करना है। हमारे पास 70 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, उन 70 ऑब्जेक्टिव में से हमें 35 ऑब्जेक्टिव को ही टिक करना है। हमें 35 ऑब्जेक्टिव को ही टिक करना है। तो 35 ऑब्जेक्टिव आपको 100% पकड़ लेना है। कितना भी आप कमजोरी से तैयारी करेंगे तो भी आप 70 में से 35 तो आसानी से टिक कर लेंगे। तो लगभग 25 नंबर आपका प्रैक्टिकल में है, 35 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव से मिला, 60 नंबर आपका हो गया, 60 नंबर आपका फाइनल हो गया। अब लापरवाही करेंगे तो लापरवाही करने वाले स्टूडेंट का क्या इलाज है? कोई इलाज नहीं है। लेकिन यदि आप सीरियस रूप से पढ़ाई करते हैं तो 35 नंबर ऑब्जेक्टिव और 25 नंबर प्रैक्टिकल, 60 नंबर ये आपका फाइनल हो गया, डेफिनिट हो गया। बच गए आपके 2 नंबर और 5 नंबर के टॉपिक। तो हम आपको यहां पर 10 लॉन्ग क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं। हम आप लोगों को आज की इस वीडियो में 10 लॉन्ग क्वेश्चन को टिक कराने वाले हैं, 10 लॉन्ग क्वेश्चन को बताने वाले हैं। आप इस वीडियो को रिपीट करके बार बार पुश करके आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं। ऐसे इस क्वेश्चन का लिस्ट हम आपको टेलीग्राम पर, अपने कोचिंग के टेलीग्राम चैनल पर भेज चुके हैं। टेलीग्राम जो मेरा ग्रुप है टेलीग्राम पर, हमने उस पर भी शेयर कर दिया है। जिन स्टूडेंट को मेरा टेलीग्राम का चैनल नहीं पता है, उसका लिंक जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहां से मेरे चैनल में जा करके देख सकते हैं क्वेश्चन की लिस्ट, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो बहादुर, सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है समझने की कोशिश करेंगे लॉन्ग में। समानांतर प्लेट संचक की धारिता का सामान्य समीकरण प्राप्त करें। लॉन्ग क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं। समानांतर प्लेट संचक की धारिता का सामान्य समीकरण प्राप्त करें, जनरल फार्मूला प्राप्त करें। हो सकता है इस क्वेश्चन को वायु के दे वायु प्लेट संचक दे दे कि प्लेटों के बीच यदि वायु हो तो उसकी धारिता का समीकरण प्राप्त करें। तो समानांतर प्लेट संचक की धारिता का सामान्य समीकरण प्राप्त करें, एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन यह है। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है लेंस बनाने का सूत्र प्राप्त करें। लेंस बनाने का सूत्र प्राप्त करें, लेंस मेकर्स फॉर्मूला 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 दूसरा हमारा क्वेश्चन है। लेंस बनाने का सूत्र या लेंस मेकर्स फॉर्मूला प्राप्त करें। तीसरा क्वेश्चन है हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन अथवा अपवर्तन के नियमों को सत्यापित करें। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत लिखें, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत लिखें।
उसके बाद प्रकाश के परावर्तन के नियमों को सिद्ध करें। तो आप लोग हाइगेंस के तरंग सिद्धांत लिखेंगे, उसके बाद परावर्तन पूछेगा तो परावर्तन के नियम लिखेंगे और उसके बाद परावर्तन के नियम को सिद्ध करेंगे, या अपवर्तन के नियम कहेगा तो अपवर्तन के नियम को लिखेंगे और अपवर्तन के नियम को सिद्ध करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है हाइगेंस के तरंग सिद्धांत को लिखें तथा हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन अथवा अपवर्तन के नियमों की व्याख्या करें। पहला क्वेश्चन है समानांतर प्लेट संचय की धारिता का सामान्य समीकरण प्राप्त करें। दूसरा क्वेश्चन है लेंस बनाने का सूत्र प्राप्त करें। तीसरा क्वेश्चन है हाइगेंस के तरंग सिद्धांत क्या है, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन अथवा अपवर्तन के नियमों की व्याख्या करें। चौथा क्वेश्चन है आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या के लिए समीकरण प्राप्त करें। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या के लिए दिया गया समीकरण प्राप्त करें। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या के लिए आइंस्टीन के समीकरण प्राप्त करें। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या करने के लिए आइंस्टीन का समीकरण प्राप्त करें। पांचवा आपका क्वेश्चन है, ध्यान देंगे आप लोग, ऊर्जा बैंड क्या है। ऊर्जा बैंड के आधार पर सुचालक, कुचालक एवं अर्धचालक को परिभाषित करें। ऊर्जा बैंड क्या है? ऊर्जा बैंड के आधार पर सुचालक, कुचालक एवं अर्धचालक को परिभाषित करें। ऊर्जा बैंड क्या है? ऊर्जा बैंड के आधार पर सुचालक, कुचालक एवं अर्धचालक को परिभाषित करें। इसके बाद आपका छठा क्वेश्चन है कूलाम के नियम की व्याख्या करें। कूलाम के नियम की व्याख्या करें, या दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युतीय बलों के लिए कूलाम का नियम प्राप्त करें। दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युतीय बलों के लिए कूलाम के नियम का समीकरण प्राप्त करें। यह आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन है गॉस का प्रमेय लिखें तथा सत्यापित करें। गॉस का प्रमेय लिखें तथा सत्यापित करें। गॉस का प्रमेय लिखें तथा सत्यापित करें। आठवां क्वेश्चन है किरचॉफ के नियम लिखें तथा व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की शर्त प्राप्त करें। व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की शर्त प्राप्त करें। किरचॉफ का नियम लिखें तथा व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की शर्त प्राप्त करें। किरचॉफ के नियम आपको लिखना है और व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की शर्त प्राप्त करना है। अगला क्वेश्चन है पीएन जंक्शन डायोड का दिष्टकारी के रूप में प्रयोग की व्याख्या करें। पीएन जंक्शन डायोड का दिष्टकारी के रूप में उपयोग की व्याख्या करें। पीएन जंक्शन डायोड का रेक्टिफायर के रूप में प्रयोग की व्याख्या करें। पीएन जंक्शन डायोड का दिष्टकारी के रूप में प्रयोग की व्याख्या करें। रेक्टिफायर के रूप में प्रयोग की व्याख्या करें। पीएन जंक्शन डायोड का दिष्टकारी के रूप में प्रयोग की व्याख्या करें। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के विस्थापन के फलस्वरूप कार्य एवं स्थितिज ऊर्जा का समीकरण प्राप्त करें। विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के विस्थापन के फलस्वरूप, विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के विस्थापन के फलस्वरूप कार्य एवं स्थितिज ऊर्जा का समीकरण प्राप्त करें। और लास्ट क्वेश्चन है एसी का आभासी मान एवं आरएमएस धारा का, एसी के आभासी मान या कहें कि आरएमएस धारा और शिखर धारा में संबंध प्राप्त करें। एसी के आभासी मान और शिखर मान में संबंध प्राप्त करें। एसी के आभासी मान या कहें कि वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान में संबंध प्राप्त करें। ये आपके 10 लॉन्ग क्वेश्चन हुए। ये सभी क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा तो इनमें से एग्जाम में आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन अवश्य पकड़ में आ जाएगा। एक लॉन्ग क्वेश्चन आप अवश्य एग्जाम में लिख सकते हैं। यदि आप ये 10 लॉन्ग क्वेश्चन तैयारी कर लेते हैं तो एक लॉन्ग क्वेश्चन आप आसानी से लिख सकते हैं। और हम पहले ही आपको बोल चुके हैं कि 25 नंबर का प्रैक्टिकल और 35 नंबर ऑब्जेक्टिव, 60 नंबर आपका हो चुका है। अब आप 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, 6 लॉन्ग रहेगा, उसमें से 3 लिखना रहेगा, तो तीनों आप 100% कभी नहीं कवर कर सकते। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा समय की जरूरत पड़ेगी।
और उतना समय नहीं है, तो कम समय में स्मार्ट विद्यार्थी कैसे तैयारी करते हैं। तो इस तरह से आप कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को खुद से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। टीचर तो आपको बताता ही है महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आपको खुद भी जब लगता है कि यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है तो आप उसको तैयारी कर सकते हैं। ये एक अनुमान है, तो आप इसमें से 10 क्वेश्चन यदि तैयार कर लेते हैं तो एक लॉन्ग क्वेश्चन आसानी से इसमें से लिख सकते हैं एग्जाम में। अब हम आपको बात करने वाले हैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चन के टॉपिक के बारे में। 10 लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। अब हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक आपको बता दे रहे हैं कि किस किस टॉपिक से अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं, किस किस टॉपिक से तैयारी करके बेहतर नंबर लाए जा सकते हैं। कुछ टॉपिक आपको पढ़ना जरूरी है, कौन कौन से टॉपिक आप पढ़ेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन तो हमने आपको बता दिया 10। ऑब्जेक्टिव आपको 35 सबको कवर करने ही होंगे। 70 में से 35 आपको ऑब्जेक्टिव कवर करना है। 70 ऑब्जेक्टिव है, उसमें से 35 मारना है। इसके बाद कौन कौन से टॉपिक आप पढ़ेंगे तो आसानी से आप बेहतर नंबर ला सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव एक टॉपिक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव टॉपिक में आपको सारा चीज पढ़ना होगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, देहली ऊर्जा क्या है, देहली आवृत्ति क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम क्या है, और प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए आइंस्टीन का समीकरण। यह आपका एक टॉपिक हुआ प्रकाश विद्युत प्रभाव। इस टॉपिक के अंदर इन सभी टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद दूसरा टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या, हाइड्रोजन के परमाणु संरचना की व्याख्या, हाइड्रोजन के परमाणु संरचना की व्याख्या। हाइड्रोजन बोर मॉडल के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु की व्याख्या करें। इस टॉपिक को आप पढ़िएगा तो आप ऑब्जेक्टिव बेहतर कवर कर सकते हैं। इस टॉपिक से आप ऑब्जेक्टिव आसानी से पकड़ सकते हैं, बेहतर आपको ऑब्जेक्टिव कवर कर सकते हैं। बोर मॉडल के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु की व्याख्या या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या, इस टॉपिक से आप ऑब्जेक्टिव अच्छा खासा कवर कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता टॉपिक में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। रेडियो सक्रियता क्या है, अल्फा बीटा गामा किरणों के गुण, उनके अंतर, रेडियो एक्टिव विखंडन के नियम, रेडियो एक्टिव विखंडन और नाभिकीय विखंडन में अंतर, रेडियो सक्रियता के मात्रक, अर्ध आयु काल, औसत आयु, इन सभी टॉपिक को आप पढ़ेंगे रेडियो सक्रियता के अंदर। इसके बाद अगला टॉपिक है नाभिकीय अभिक्रिया और नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय अभिक्रिया और नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय अभिक्रिया और नाभिकीय रिएक्टर आप पढ़ करके बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद अगला है अर्धचालक। अर्धचालक, अर्धचालक में अर्धचालक क्या है, अर्धचालक के प्रकार कौन कौन से हैं, उसके बाद पी टाइप, उसके बाद एन टाइप आप कवर कर सकते हैं। इसके बाद है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट, लॉजिक गेट टॉपिक में आप एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, उसके बाद गेटों के समूहन, बाइनरी नंबर से डेसिमल में, डेसिमल से बाइनरी में, ये सब टॉपिक आप, सत्यता सारणी, संकेत, बुलियन बीजगणित, इन सभी टॉपिक को आप कवर कर सकते हैं लॉजिक गेट के अंदर। इसके बाद संचार प्रणाली। संचार प्रणाली, संचार प्रणाली क्या हो जाओ, संचार प्रणाली से रिलेटेड कुछ प्रमुख शब्दावली, तरंगों के संचरण, एंटीना की ऊंचाई और परास में संबंध, सिग्नल, एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल, इन सभी टॉपिक को आप संचार प्रणाली के अंदर में कवर कर सकते हैं। इसके बाद आपका टॉपिक है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6। एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इस चैप्टर को पूरा पढ़ जाना है, इस चैप्टर को पूरा पढ़ जाना है। बहुत ज्यादा टॉप चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। इस चैप्टर को पूरा पढ़ जाइएगा तो आप बेहतर नंबर ला सकते हैं। छोटा सा चैप्टर है, कोई ज्यादा चैप्टर नहीं है लंबा, उसको आप कवर कर सकते हैं। इसके बाद एलसीआर परिपथ, एलसीआर परिपथ, एसी परिपथ, एसी परिपथ, एसी परिपथ में आपको पढ़ना था एल परिपथ, आर परिपथ, सी परिपथ, एल आर परिपथ, सी आर परिपथ, एलसीआर परिपथ, अनुनाद, क्यू गुणांक, वाटिहीन धारा, चोक कुंडली, शक्ति गुणांक।
फिर से एक बार, एसी परिपथ में आपको आर परिपथ, एल परिपथ, सी परिपथ, एल आर परिपथ, सी आर परिपथ, एल सी आर परिपथ, अनुनाद, क्यू गुणांक, प्रवस्था, शक्ति गुणांक, चोक कुंडली, वाटी धारा, इन सभी टॉपिक को आप एलसीआर परिपथ में पढ़ सकते हैं। इसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंग, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8, विद्युत चुंबकीय तरंग एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8। यह भी एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, कोई ज्यादा लंबा चैप्टर नहीं है। इस चैप्टर को भी बेहतर तैयारी कर लीजिएगा तो एग्जाम में आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर है, आप इसको भी पूरा का पूरा पढ़ लेंगे। इसके बाद है पूर्ण आंतरिक परावर्तन एवं क्रांति कोण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, उसके उदाहरण क्या है, उसके अनुप्रयोग क्या है, और क्रांति कोण क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त क्या है, ये सब टॉपिक को आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अंदर में पढ़ेंगे। संचक, संचक क्या है, संचक के प्रकार, संचक के सिद्धांत, संचकों के समूहन, ये आप संचक के अंदर में पढ़ेंगे। किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के नियम 2 है। प्रथम नियम बिंदु नियम, दूसरा नियम लूप नियम, इनके बारे में आप पूरा विस्तार से कवर करेंगे। इसके बाद विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव क्या है, इसको आप पूरा कवर करेंगे। इसके बाद में बहादुर समझने की कोशिश करिएगा, ध्रुवन, प्रकाश के ध्रुवन, ब्रूस्टर के नियम, पोलरॉयड, इसको आप कवर कर सकते हैं। विद्युतीय फ्लक्स, विद्युतीय फ्लक्स चैप्टर को आप कवर कर सकते हैं। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ में अंतर, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ में अंतर, इन सभी टॉपिक को आप कवर करके बेहतर नंबर ला सकते हैं। तो आज के हमने आपको इस वीडियो में बताया कि कैसे जो है कौन कौन सी टॉपिक, लॉन्ग क्वेश्चन में कौन कौन सी टॉपिक आप कवर करेंगे तो बेहतर नंबर ला सकते हैं, शॉर्ट में कौन कौन सी टॉपिक कवर करेंगे तो बेहतर नंबर ला सकते हैं। कम समय में तैयारी करने का एक बेहतर तरीका है। ऐसे तो आपका पूरा सिलेबस ही इंपॉर्टेंट है, पूरा सिलेबस पढ़ जाइए तो बेहतर है, लेकिन चूंकि इतना समय तो है नहीं, स्मार्ट विद्यार्थी कम समय में बेहतर नंबर लाते हैं। ऐसे आपका 35 नंबर ऑब्जेक्टिव और 25 नंबर प्रैक्टिकल फाइनल है। आपका 10 गो लॉन्ग है, 20 गो लॉन्ग है, 20 में से 10 लिखना है। यदि आप 3-4 भी लिख देते हैं, 4 भी लिख देते हैं, एक लॉन्ग भी लिख देते हैं तो आपका 75-80 नंबर आराम से आ जाएगा। इसके बाद जो स्टूडेंट 35 ऑब्जेक्टिव मारने की क्षमता रखता है, एक लॉन्ग लिखने की क्षमता रखता है, 4 शॉर्ट क्वेश्चन लिखने की क्षमता रखता है, तो यह भी मान के चलिए कि 2-4 प्रश्न और भी इधर उधर करके लिख ही लेगा। इस तरह से आपका बेहतर नंबर की तैयारी हो सकता है, आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो कल के हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे बिहार बोर्ड से जो आया हुआ मॉडल पेपर है, उस मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड से जो आया हुआ मॉडल पेपर है, उस बिहार मॉडल के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन, बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर के सॉल्यूशन के बारे में हम आपको चर्चा करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, एंजॉय करिए आप लोग।